पर चर्चा की जाएगी। अधिकतर प्रश्न न्यूमेरिकल से हैं, हालांकि न्यूमेरिकल्स कोई भारी नहीं होता है, तो हल्का समझना होता है। यहीं से आप न्यूमेरिकल्स का भी हम हल्का सा सूत्र देंगे और हल भी करा देंगे। बहुत इंपॉर्टेंट है परीक्षा में। थ्योरेटिकल तो ठीक ही है, थ्योरेटिकल है ठीक, उस पर कुछ न्यूमेरिकल्स आप बना लेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा। तो आगे देखते हैं। एक परिशुद्ध घड़ी, अब घड़ी के पहले परि उपसर्ग लग गया है, मान विशेष रूप से जो शुद्ध है तो उसको क्या, एक परिशुद्ध घड़ी 3 बजे का समय दर्शा रही है। अब परीक्षा में 3 बजे आए, 4 बजे आए, 5 बजे आए, कुछ उससे प्रश्न नहीं है। यहाँ है 3 बजे, 3 बजे का सीख लेंगे तो 4 बजे का भी बना देंगे, 5 बजे का भी बना देंगे। घूम रही है घंटे की सुई, अब घंटे की सुई 135 डिग्री घूमने के बाद कितना समय होगा। जब घड़ी में जो घंटे की सुई है 12 घंटे में, घंटे की सुई 12 घंटे में घंटे की सुई 360 डिग्री घूम जाती है। देखिए 12 घंटे में घंटे की सुई 360 डिग्री घूम जाती है, तो 135 डिग्री घूमने के बाद कितना समय होगा। ऑलरेडी पहले से समय 3 बज रहा है, तो जो 12 घंटे में घंटे की सुई 360 डिग्री घूमेगी, तो इसमें एक आर्या निकाला जाए कि 1 घंटे में घंटे की सुई कितना डिग्री घूमेगी। तो 1 घंटे में घंटे की सुई 360 बटे 12, 12 से 36 काट देंगे तो 30 डिग्री हो गया। तो 30 डिग्री घूमती है 1 घंटा, 30 डिग्री घूमती है 1 घंटा में, कार्य निकल तो 1 डिग्री घूमेगी 1/30 घंटा में, तो 135 डिग्री। यूनिटरी मेथड में जो चीज निकालना रहता है उसको बाद में करते हैं। तो 30 डिग्री घूमती है 1 घंटा में, तो 1 डिग्री में 1/30 घंटा में, तो 135 डिग्री घूमेगी 1/30 गुणे 135 ऊपर में चला जाएगा। अब 30 से काटेंगे तो आपको आएगा 30 चौका 120, अब बच जाएगा 15, तो पॉइंट देंगे तो 100 आ जाएगा, 150, 30 बचे 150, 4.5, 4 घंटा 30 मिनट। 4.5 का मतलब क्या हो गया, 4.5 का मतलब है 4 घंटा 30 मिनट, कि 60 मिनट का 1 घंटा होता है। 4.5 का मतलब होगा 4 घंटे 30 मिनट। ऑलरेडी पहले से कितना बज रहा है 3, तो 3 में 4.5 जोड़ देंगे, कितना हो जाएगा 7.5। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, अक्सर ये प्रश्न परीक्षा में पूछ दिए जाते हैं। घंटे की सुई का भी पूछा जाता है और मिनट की सुई से पूछा जाता है। आगे प्रश्न हो सकते हैं मिनट वाले हों तो उस पर कर लें, क्वेश्चन को कर लें। कई बार कई परीक्षाओं में इस तरह के प्रश्न को देखा गया है, पूछे जाते हैं अक्सर, इसको ध्यान से मनन कर लेना। अगला न्यूमेरिकल्स का ही है, आज ज्यादातर क्वेश्चन न्यूमेरिकल्स का है, कोई होता नहीं, हल्का हल्का न्यूमेरिकल आंकिक प्रश्न होते हैं। एक वस्तु, मान लीजिए कोई वस्तु है 9.8 मीटर प्रति सेकंड के वेग से, वेग दे दिया है, ऊर्ध्वाधरतः अपवाद ऊपर फेंकी जाती है। कोई वस्तु है वो 9.8 मीटर प्रति सेकंड से ऊपर की ओर फेंकी जाती है, वह कितनी ऊंचाई तक ऊपर जाएगी। अब किसी वस्तु को आप फेंकते हैं, लेकिन उसका इनिशियल वेलोसिटी दिया हुआ है, इनिशियल वेलोसिटी को यू से सूचित करते हैं और फाइनल वेलोसिटी को भी से सूचित करते हैं। तो 9.8 मीटर पर सेकेंड, और चाल और वेग का ऐसा ही मतलब मीटर प्रति सेकेंड होता है, जाना जरूरी है। तो ऊपर फेंकी जाती है, तो कितनी ऊंचाई तक ऊपर जाएगी, इसका एक सूत्र है, उस सूत्र को आप दिमाग में रखिए। मैक्सिमम हाइट बड़ा एच कर दीजिएगा, यू स्क्वायर माने इनिशियल वेलोसिटी जिस वेग से फेंका गया, बटा में 2g, छोटा जी एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, तो देखो वस्तु ऊपर चलती है जब, तो यू स्क्वायर। और इसमें प्रश्न है कि 9.8 मीटर पर सेकंड के वेग से भी फेंकी जाती है, तो इनिशियल वेलोसिटी इज गिवन इन योर क्वेश्चन 9.8, सो यू स्क्वायर जो करेंगे तो 9.8 गुने 9.8, अब बटा में 2g 2 गुने 9.8, तो 9.8 से 9.8 कट जाएगा और उसके बाद जो बच जाए ये वो और 9.8 है, 9.8 बटा 2, तो 9.8 बटा 2 करेंगे तो 4.9 आ जाएगा। तो 9.8 मीटर पर सेकेंड के वेग से वर्टिकली अपवार्ड किसी वस्तु को अगर ऊपर की ओर फेंकते हैं तो वो महत्तम 4.9 मीटर ऊंचाई और दूरी का सही मात्रक मीटर होता है तक ऊपर जाएगी। यूनिट जरूर याद रखना है, बिना यूनिट के करेंगे सब काम गड़बड़ हो जाएगा, यूनिट जरूर याद रखना चाहिए। तो 4.9 मीटर की ऊंचाई तक वो ऊपर जाएगा। दिस क्वेश्चन इज ऑल्सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, और इसमें सूत्र है, दिमाग में रखना है, महत्तम ऊंचाई h बराबर यू स्क्वायर बटा 2। 2 क्वेश्चन हो गए। नाउ कम्स सेकेंड क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन जो अभी प्रश्न हुए हैं उसी में है कि वस्तु कितनी ऊंचाई के बाद, जैसे किसी वस्तु को आप फेंके तो कितनी ऊंचाई, वस्तु कितने समय के बाद, निश्चित रूप से समय तो कुछ लगेगा, कोई भी काम होगा तो कुछ ना कुछ तो समय लगेगा। आप फेंकिया सामान को, वस्तु को, तो ऊपर गई है, तो कितने समय के बाद पृथ्वी पर वापस आ जाएगी। ऊपर गई है
तो नीचे भी आ जाएगी। इसका भी एक सूत्र है, उसको दिमाग में रखें। कुल टाइम, जाने में समय लगा होगा, आने में समय लगा। पहले तो आप फेंके हैं तो ऊपर गया होगा, फिर वस्तु ऊपर आई। टोटल टाइम इक्वल टू 2u बटा में g। 2u, u is the initial velocity and in the question initial velocity is given 9.8 मीटर पर सेकेंड। तो 2u तो 2 में गुना कर दिए 9.8 से, अब बटा में g का मान 9.8, तो 9.8 से 9 कर जाएगा तो कितना बचेगा 2 सेकेंड। तो बहुत इंपॉर्टेंट, टोटल टाइम बराबर 2u बटा में g। 2u बटा में g, ये दोनों सूत्र को दिमाग में रखना है। सूत्र दिमाग में रखने के बाद आसान है, हल करना तो कुछ आसान, बहुत ही आसान होता है। एक और प्रश्न है जो अक्सर परीक्षा में पूछा जाता है। एक ऊंची इमारत से, मान लीजिए कुतुब मीनार से, चाहे आप ही का घर है बहुत ऊंचा है, ऊपर से कोई वस्तु को आप गिरा रहे हैं। एक ऊंची इमारत से एक गेंद 9.8 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर के समान त्वरण का एक्सीलरेशन, समय के साथ वेग परिवर्तन के दर को एक्सीलरेशन कहते हैं। जैसे गाड़ी में एक्सीलेटर होता है ना, जैसे गाड़ी को इस तरह से कीजिएगा तो एक गाड़ी आगे बढ़ती है, ब्रेक लेते हैं तो रिटार्डेशन मंदन हो जाता है। तो यहाँ पर है कि समान त्वरण से गिराई जाती है, ऊपर से किसी वस्तु को गिराई जाती है, उसका एक्सीलरेशन का वैल्यू दिया 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। 3 सेकेंड के बाद, स्वाभाविक है कोई वस्तु गिर रही है तो आफ्टर 3 सेकेंड, 4 सेकेंड, 5 सेकेंड, 3 सेकेंड के बाद उसका वेग क्या होगा, इनिशियल वेलोसिटी नहीं, फाइनल वेलोसिटी। तो v बराबर u प्लस ए टी, फॉर्मूला होता है, बट ऊपर से नीचे की ओर गिर रहा है तो v बराबर u प्लस जी टी। एंड इनिशियल वेलोसिटी का मान नहीं दिया हुआ है तो u का मान 0 हो जाएगा, g का मान 9.8 है, या टाइम इज गिवन इन क्वेश्चन 3 सेकेंड्स। तो 9.8 में 3 से गुना कर दीजिए, जो आएगा वही आपका आंसर होगा। तो 9.8 में 3 से गुना करेंगे तो आता है 29.4 वेग है। चाल और वेग का ऐसा ही मात्रक, इसको याद रखना है, चाल और वेग का ऐसा ही मात्रक मीटर प्रति सेकेंड होगा। सो द आंसर इज 29.4 मीटर प्रति सेकेंड। अगला एक छोटा सा न्यूमेरिकल सी है, वो अर्थमेटिक का भी है और फिजिक्स पे भी आता है, जान जाए, बहुत आसान प्रश्न है। एक स्थानीय रेलगाड़ी, एक लोकल ट्रेन है, और एक एक्सप्रेस रेलगाड़ी, दो गाड़ी चल रही है समानांतर पटरियों पर एक ही दिशा में। एक गाड़ी जा रही है, एक गाड़ी और आ रही है, दो ट्रैक है, दोनों गाड़ी आ रही है एक ही दिशा में, क्रमशः 29 किलोमीटर प्रति घंटा, एक का स्पीड कितना 29 किलोमीटर प्रति घंटा और 65 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से जा रही थी। दो गाड़ियां जा रही थी। स्थानीय गाड़ी की चालक ने देखा, लोकल जो ट्रेन है, देखा कि तेज गति वाली गाड़ी को उसके पास से गुजरने में ठीक 16 सेकंड लगा। उसका स्पीड कम है और एक तेज गाड़ी वाली तेज से निकल गया। तो तेज गति वाली गाड़ी की लंबाई क्या है, दूरी निकालना है। दूरी निकालने का फॉर्मूला होगा एस बराबर वी टी, ये बचपन से आप लोग पढ़ रहे हैं, एस बराबर वी टी, दूरी बराबर चाल गुने समय। अब चाल देखना पड़े, दोनों गाड़ियां चल रही है समानांतर पटरियों पर एक ही दिशा में, तो रिलेटिव वेलोसिटी जब एक ही दिशा में जाता है तो उसको घटा लिया जाता है, और विपरीत दिशा में जाए तो उसको जोड़ दिया जाता है। क्योंकि गाड़ी एक ही दिशा में जा रही है, एक का स्पीड दिया हुआ है 29 किलोमीटर प्रति घंटा एंड दूसरे का दिया हुआ 65 किलोमीटर प्रति घंटा, तो सबसे पहले आपेक्षिक वेग, रिलेटिव वेलोसिटी आप निकालेंगे। तो 65 में से 29 को घटा, जो भी आएगा वह किलोमीटर प्रति घंटा में आएगा। चूंकि कुछ सेकंड में गुजर जा रही है, कितना 16 सेकंड में गुजर जा रही है, तो किलोमीटर प्रति घंटा को मीटर प्रति सेकंड कर लीजिए। मीटर प्रति सेकंड करने के लिए नियम है, किलो 5/18 से आप करते हैं। जो आएगा तो आया है, निकाल लेंगे आप 36 किलोमीटर प्रति घंटा, और उसको निकालिएगा तो होगा 10 मीटर प्रति सेकंड, और 16 सेकंड में वह पार कर जाती है। तो 16 में 10 से एस बराबर वी टी, सो 16 में 10 से गुना कर 160, तो उसकी लंबाई होगी 160 मीटर। बहुत आसान क्वेश्चन है। समानांतर पटरियों पर अगर वह एक ही दिशा में जाए तो रिलेटिव वेलोसिटी निकालने के लिए घटा लिया जाता है, और विपरीत दिशा में जाए तो जोड़ लिया जाता है। बहुत कॉमन चीज है। और फिजिक्स के लिए ऐसे भी मैं पहले बार बार आपको बताता हूँ कि साइंस में फिजिक्स और आर्ट में इकोनॉमिक्स, और फिजिक्स के न्यूमेरिकल्स बनाने के लिए मैथमेटिक्स का कुछ जानकारी होना बहुत जरूरी है। और ये दोनों विषय पर अगर आपकी पकड़ थोड़ा बन गया है तो माना जाएगा कि आपकी अच्छी तैयारी है। साइंस करना है। साइंस में अक्सर फिजिक्स वाला जो पोर्शन होता है बहुत इंपॉर्टेंट समझने का होता है, उसको मैथमेटिक्स भी बहुत इंपॉर्टेंट है, मैथ की भी जानकारी होनी बहुत जरूरी है। तो आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। अब देखिए फिर आया एक परिशुद्ध घड़ी, अभी घड़ी वाली क्वेश्चन हुई है। 2 घंटे 20 मिनट, 2 घंटे 20 मिनट की अवधि में मिनट की सुई, वहां तक घंटे की सुई
मिनट की सुई कितना डिग्री घूमेगी। अब वो मिनट की सुई है, वो घंटा वाला तो बता दिए थे। मिनट वाला के 60 मिनट में, 60 मिनट में घंटा, तो 60 मिनट में मिनट की सुई 360 डिग्री घूम जाती है। एक बार राउंड मार लेता है, तो जब एक बार राउंड मार लिया तो पूरा राउंड जो गोल कितना डिग्री का होता है, 360 डिग्री का। तो 60 मिनट में मिनट की सुई 360 डिग्री घूमती है, तो एक मिनट में मिनट की सुई 360/60 करेंगे तो 6 डिग्री होगा। इसमें 36 कर दो तो 6 डिग्री हो गया। ये क्लियर हो गया कि एक मिनट में मिनट की सुई 6 डिग्री घुमाएगी। और क्वेश्चन में दिया हुआ है, आपको पूछ रहा है टाइम इज गिवन इन क्वेश्चन 2 hours and 20 minutes। तो 1 hour में 60 मिनट, तो 2 hour में 120 मिनट, तो 120 में 20 जोड़ देंगे तो 140 मिनट। चूंकि एक मिनट में 6 डिग्री, तो 140 मिनट में 140 में 6 मिनट में 1484 और 840 डिग्री घूमेगी। तो घंटा वाला भी आपको बता दिया गया और मिनट वाला भी बना दिया गया। इसी दो से अक्सर परीक्षा में प्रश्न पूछे जाएंगे, या तो घंटा की डिग्री को घुमाएगा या मिनट की डिग्री को घुमाएगा, दोनों आपका सूत्र दे दिया गया। कोई भी क्वेश्चन आएगा, अक्सर ऐसे क्वेश्चन आते हैं, आप दोनों बना देंगे। आइए नाउ कम्स टू नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला है 8 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से दौड़ते हुए चोर का पीछा। ये अक्सर आप लोग 7वां 8वां में ऐसा क्वेश्चन पढ़े होंगे, लेकिन फिर भी आगे भी है, कुछ आगे भी जाना जरूरी है। 8 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से दौड़ते हुए चोर ने कहीं चोरी की और वो भागना शुरू किया। उसका पीछा पुलिस वाला कर रहा है पीछा। 10 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से दौड़ता हुआ पुलिस वाला कर रहा है। पुलिस को सूचना मिली कि कहीं चोरी हो गई है और इधर ही भाग करके चोर जा रहा है, तो पुलिस ने भी गाड़ी स्टार्ट की। लेकिन तब तक कुछ चोर आगे बढ़ चुका था, दिया हुआ होगा, कर रहा है। यदि चोर पुलिस वाले से 100 मीटर आगे है, अब देखिए 100 मीटर को कंट्रोल करना है, पकड़ना है, निश्चित रूप से उसका स्पीड अधिक होगा तभी पकड़ाएगा, और एक ही दिशा में दौड़ेगा तो पकड़ाएगा। अब मान लीजिए हाजीपुर जंक्शन पर चोरी हुई और पुलिस वाला चोरी करके वो मुजफ्फरपुर की ओर भाग रहा है। अब पुलिस वाले अगर इधर दक्षिण की ओर जाएंगे तो नहीं पकड़ाएगा, उसको उधर उत्तर की ओर ही जाना पड़ेगा, तो उधर ही दौड़ रहा है, पुलिस वाला कर रहा है। तो चोर को पकड़ने में पुलिस वाले को कितना समय लगेगा। फिर फार्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है, एस बराबर VT, दूरी बराबर 4 समय। तो एस बराबर VT अगर करेंगे तो टी अगर इधर निकालेंगे तो टी बराबर S/V, एंड द डिस्टेंस इज गिवन इन योर क्वेश्चन 100 मीटर, सो पर 100 मीटर कर देंगे। और वेलोसिटी अब अपेक्षित में निकालना है, क्योंकि चोर का पीछा पुलिस वाला कर रहा है, एक ही दिशा में, जिधर से चोर भागा जा रहा है पुलिस पीछे पीछे दौड़ रहा है, तो दोनों का रिलेटिव वेलोसिटी निकालना पड़ेगा। एक का 10 किलोमीटर प्रति घंटा है और दूसरे का 8 किलोमीटर प्रति घंटा है, तो रिलेटिव वेलोसिटी 2 किलोमीटर प्रति घंटा होगा, और 2 किलोमीटर प्रति घंटा को मीटर प्रति सेकंड फिर 5/18 से पढ़ना पड़ेगा। और उधर 100 मीटर है, तो 100 S बराबर VT और T बराबर S/V, एंड द डिस्टेंस इज गिवन इन योर क्वेश्चन 100 मीटर, सो 100 बटा में अब 2 किलोमीटर का 2 गुने 5/18 आप कर देंगे, तो आप करेंगे तो उसके बाद 5/9 आ रहा है काट करके, तो 100 अब बटा में 5/9, बटा का मतलब भागा होता है, तो 100 भागा 5/9 गुना करेंगे तो ऊपर चलाएगा, तो 100 गुने 9 अब बटा में 5 काट दीजिए 5 से, 180 सेकंड आएगा। एंड 180 सेकंड मतलब लिखिए चाहे 3 मिनट लिखिए। बहुत बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ईजी चीज है, एक बार समझ में आ गया तो आप इस प्रश्न को अच्छे ढंग से हल कर देंगे। और पढ़ने का मतलब ही होता है कि आप ऐसा पढ़ें कि आप भी किसी को पढ़ा दें। पढ़ने का मतलब ही होता है कि हम ऐसा सीखे हैं कि मैं भी किसी को सिखा दूं, वही असली पढ़ाई माना जाता है। जैसे एक दिया से दूसरा दिया जल जाए तो दिया में अंतर नहीं होता है, दोनों दिया बराबर हो जाता है, न कोई गुरु होता है न कोई शिष्य होता है। गुरु का दिया पहले से बड़ा हुआ है, बड़ा हुआ है, और उस बड़े हुए दिए से वह शिष्य के दिए को जलाता है, फिर दोनों बराबर। आप सीख गए, आप किसी को सिखा दिए तो ठीक है, आप भी किसी को सिखा दे, वो किसी को सिखा देंगे। पढ़ने का मतलब यही होता है। तो आइए अगला क्वेश्चन देखा जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन ऑफ दिस वीडियो लेक्चर इज, किसी समय पर 2 मीटर ऊंची छड़ी, 2 मीटर ऊंची छड़ी की छाया, मान लीजिए कि छड़ी कहीं पर है तो छाया स्वाभाविक अगर ऐसे रहेगा तो छाया नीचे की ओर है, आधार हो गया, ये लंब हो गया, और ऐसे वाला जो है कर्ण होता है मोटे तौर पर। एक ऐसी छड़ी है तो छड़ी की छाया तो नीचे आ जाएगा। छड़ी की छाया की लंबाई 3 मीटर है, छड़ी ऐसे गाड़ दीजिए तो छाया नीचे आ जाइए। तो अगर ऐसे होगा, एक लंब हो गया, एक आधार हो गया, और उसको मिलाएंगे तो एक कर्ण हो जाएगा 3 मीटर। उसी समय एक ऊंची मीनार की छाया की लंबाई, एक दूसरा दिया हुआ है,
एक ही समरूपता है। एक तत्व दे दिया, अगर 2 है तो 3 है। अगर छाया की लंबाई 30 मीटर है तो मीनार की वास्तविक ऊंचाई क्या होगी? 2 है तो 3 है, कॉमन सेंस का 2 जोड़े 3 तो 20 जोड़े 30। ऐसे भी एक शॉर्टकट भी आप बना सकते हैं, या चित्र बना के बनाइए इस तरह से, ऐसे कीजिए लंब और नीचे आधार हो गया, उधर 2 है तो इधर 3 है, तो और उधर भी एक ऐसे कर दीजिए, और जब छाया 30 है तो दोनों को अगर उधर एक से एक मिलान कर देंगे, उससे भी अब तुलना करेंगे तो आंसर आपको 20 मीटर ही आएगा। ऐसे कॉमन सेंस से भी बन जाएगा। 2 है तो छाया 3 है, अगर छाया 30 है तो क्या होगा? 2 जोड़े 3 अब 20 जोड़े 30, तो 30 इज गिवन इन क्वेश्चन, तो आंसर इज 20। नेक्स्ट क्वेश्चन भी देखिए। एक मनुष्य, कोई मनुष्य है, किसी बिंदु विशेष से, मान लीजिए कि आप कोई बिंदु ऐसे टिक कर लीजिए, उत्तर पूरब, मैंने पहले भी आपको बताया था नक्शा देखने का तरीका होता है, कहीं भी आप खड़ा हो जाइए, ऊपर का जो होता है उत्तर होता है और नीचे का दक्षिण, और दाहिना साइड पूरब और बायां साइड पश्चिम। तो ये तो मोटे तौर पर होगा उत्तर दक्षिण पूरब पश्चिम। अगर कहेंगे उत्तर और पूरब, तो उत्तर तो ऊपर होगा, अब पूरब जो है दाहिने साइड होगा, तो सबसे पहले आप ऊपर जाइए, थोड़ा इंक्लाइंड दाहिने आ रही है, दिस इज द नॉर्थ ईस्ट। अगर कोई उत्तर और पश्चिम, तो उत्तर तो पहले जाइए और बाएं साइड थोड़ा इंक्लाइंड हो जाइए, तो दिस इज उत्तर पश्चिम। आप कहेंगे दक्षिण और पूरब, तो दक्षिण तो नीचे आइए, अब पूरब दाहिना साइड है तो उधर इंक्लाइंड हो जाइए, तो दक्षिण। दक्षिण और पश्चिम, तो दक्षिण तो नीचे है और पश्चिम बाएं साइड है, तो दक्षिण और पश्चिम। तो इस तरह से नक्शा से आपके दिमाग में हो जाएगा कि उत्तर किधर होता है, दक्षिण किधर होता है, पूरब किधर होता है और पश्चिम किधर होता है। और उत्तर पूरब, उत्तर पश्चिम, दक्षिण पूरब और दक्षिण पश्चिम। इस तरह से पूरा का पूरा आपके दिमाग में आ गया। ज्योग्राफी का बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। लेकिन यहाँ पर कुछ न्यूमेरिकल से देखा जाए, एक मनुष्य किसी बिंदु विशेष से उत्तर पूरब, मान लिए आप जब क्वेश्चन हल कीजिए तो कहीं एक डॉट मार दीजिए, दिस इज द बिंदु विशेष, और वहां से यू हैव टू, आपको आप करना है उत्तर और पूरब में, ऊपर और थोड़ा इंक्लाइन पूरब चलना आरंभ करता है। वहां से 500 मीटर चलने के बाद, मान ली बिंदु विशेष से 500 मीटर चला है, इंक्लाइन होगा, वह दक्षिण की ओर में, जहां जाता है वहां रुकना है, वहां से दक्षिण, दक्षिण हमेशा नीचे होता है। फर्स्ट ऑफ ऑल आपको उत्तर पूरब जाना है और उसके बाद नीचे की ओर आना है, और जो आना है कितना आना है? 400 मीटर। तो इस तरह से कर्ण हो गया और उधर से ऐसे लंब हो गया, तो नीचे वाला आपको निकालना है 4 दूरी तक पता है। तो इस तरह चलने के अंत में वह किस दिशा में और कितनी दूरी पर पहुंचा? यह क्वेश्चन से पूछा गया, बहुत आसान क्वेश्चन है। किस दिशा में, जहां से वह चलना शुरू किया था, तो पहले तो उत्तर पूरब में गया, फिर वहां गया, फिर नीचे की ओर आया, तो इनिशियल जो वहां से शुरू किया है उससे वह किधर जाएगा? स्वाभाविक बात है, पहले ऊपर गया है, ऊपर दाहिने की ओर, और फिर नीचे आया है, तो पूरब तो जरूर होगा, जहां से चला है पूरब की ओर से जाएगा। और अगर एक कर्ण दिया हुआ है 500 और ऊपर से उधर लंब हो गया 400, कॉमन सेंस है, 500 है 400 है, तो ये आधार आपको निकालने के लिए जो फॉर्मूला होता है, आधार और कर्ण स्क्वायर माइनस लंब स्क्वायर रूट अंडर ऐसे करेंगे, तो 500 का स्क्वायर करना था, 25 पर 400 ना करना पड़ेगा। तो ऐसे लेके चलिए, 5 4 लेके चलिए, दूसरा बढ़ा देते हैं, तो 5 4 होगा तो 3 होगा, और दूसरा को और बढ़ा देते हैं, क्योंकि दूसरा को आपने हटा दिया है तो दूसरा को जोड़ देते हैं। तो इसका मतलब हुआ कि वह आरंभिक स्थिति से 300 मीटर पूरब की ओर चलेगा। कभी कभी क्वेश्चन पे दिमाग लगाना चाहिए, 500 इज गिवन यूनिट क्वेश्चन एंड 400 इज गिवन यूनिट क्वेश्चन, तो दोनों शून्य को अगर हटा देते हैं तो क्या बचा? 5 और 4। तो 5 4 से हल करना बहुत आसान है, वो भी आसान ही है, तो उस पर भी क्वेश्चन बढ़ा देंगे, 300 मीटर पूरब की ओर जाएगा। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आरंभ बिंदु से हो जाएगा। अगला प्रश्न है, अगला प्रश्न जो है वो न्यूमेरिकल्स का नहीं है, हालांकि ज्योग्राफी का भी है और कुछ साइंस का भी है। स्वच्छ मेघ रहित, मेघ नहीं है, बादल नहीं है, स्वच्छ मेघ रहित रातों की तुलना में, कभी कभी बदली भरी रात, पता ना बदली भरी रात गर्म होती है, यहाँ पर स्वच्छ मेघ रहित रातों की तुलना में, मेघ नहीं है यहाँ पर, मेघाच्छन्न, फुल ऑफ क्लाउड्स, मेघाच्छन्न रातें गर्म होती है। कॉमन सेंस को बदली बादल लगा हुआ है तो रात गर्म होती है। क्यों, क्या कारण ऐसा होता है? देखिए, पृथ्वी जो गर्म होती है ना, ज्योग्राफी का बहुत अच्छा क्वेश्चन है, और पृथ्वी पर ऊर्जा का सबसे बड़ा नियामक सूर्य होता है। सूर्य से रोशनी आती है, पृथ्वी गर्म हो जाती है, और पृथ्वी जो गर्मी छोड़ती है उससे वायुमंडल गर्म होता है। पृथ्वी जो गर्म हो गया तो गर्म वस्तु भी गर्मी छोड़ती है, दिन में तो गर्मी आया और रात्रि के समय ये गर्मी छोड़ना शुरू कर देता है। तो ऊपर से जब बादल है तो फिर वो जो गर्मी ऊपर नहीं जाकर वो गर्मी फिर नीचे की ओर आने लगता है, जिसके चलते बादल पृथ्वी जो टेरेस्ट्रियल रेडिएशन कर रहा है, भौमिक विकिरण,
एक होता है सोलर रेडिएशन, सूर्य से जो आता है वो सोलर रेडिएशन। अब पृथ्वी जो छोड़ती है उसको भौमिक विकिरण या पार्थिव विकिरण कहते हैं, अंग्रेजी में याद रख लेंगे टेरेस्टेरियल रेडिएशन कहते हैं, पृथ्वी पार्थिव को टेरेस्टेरियल कहते हैं। तो ये तो गर्मी छोड़ा, लेकिन बादल उसको ऊपर से रोक दिया, तो ऊपर से नीचे की ओर यहाँ गया, ऊपर नहीं गया, इसलिए बदली भरी रात गर्म होती है। बहुत बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कॉमन सेंस दिमाग रखना है कि सोलर रेडिएशन क्या होता है और टेरेस्टेरियल रेडिएशन क्या होता है। ज्योग्राफी कहती है, लेकिन इसमें साइंस में आ गया, कोई बात नहीं, अपने काम करती है। अगला फिर एक छोटा सा न्यूमेरिकल है, बहुत कॉमन है। एक 5 सेंटीमीटर गुने 30 सेंटीमीटर और 30 सेंटीमीटर आकार के एक बड़ा केक, एक बड़ा सा केक है, देखिए उसका आकार कैसा है। 5 सेंटीमीटर गुने 30 सेंटीमीटर कुल 30 सेंटीमीटर बड़े केक को उसको छोटा छोटा बांटना है, बहुत सारे लोगों को बांटना। अब इतना बड़ा है, कोई फंक्शन है, ये केक बना ले, अब बहुत सारे लोग हैं, सबको देना है, तो कैसे किया जाए भाई? को 5 सेंटीमीटर गुने 5 सेंटीमीटर गुने 10 सेंटीमीटर आकार के सर्वाधिक कितने टुकड़े में काटा जा सकता है? तो भले बड़ा वाला का, इसमें जो नंबर ऑफ केक्स होंगे, तो उस बड़े वाले का कुल आयतन निकाल देना। अब बटे में टुकड़े का आयतन जो टोटल होता होगा, तो 5 गुने 30 गुने 30, 5 गुने जो क्वेश्चन दिया हुआ है उसका आयतन निकाल दीजिए, और नीचे वाले का भी बटा में 5 गुने 10 और ऊपर नीचे काट दीजिए। इस तरह से 18 को उस बड़े केक से छोटे केक को निकाला जा सकता है। तो नंबर ऑफ केक्स कितने होंगे? बहुत सारे लोग थे, तो भाई बड़ा सा केक आया है, सबको बांटना है, तो उसको छोटा करने के लिए बड़ा वाला का जो मेजरमेंट दिया हुआ है उसका जो है उसका टोटल का आयतन निकालेंगे 5 गुने 30 गुने 30। अब बटा में क्योंकि छोटा छोटा टुकड़ा काटना है, छोटा निकालने के लिए तो आपको भाग देना ही पड़ता है, तो बटा में 5 गुने 10 कर देंगे, तो नंबर ऑफ जो टुकड़ा होगा वो 18 होगा, काट देना है, काटने के बाद बन जाएगा। हर आदमी को थोड़ा बहुत जोड़ घटाओ दिमाग में भी करना चाहिए, और ऐसे भी अगर नहीं हो तो काट के करना चाहिए। आइए अगला क्वेश्चन देखा जाए। एक कण है, कण माने पिंड पर 4 न्यूटन और 3 न्यूटन बल, कैसे ही मतलब न्यूटन, 2 बल एक साथ कार्य कर रहे हैं। कोई पिंड है, 4 न्यूटन का भी बल कार्य कर रहा है, 3 न्यूटन का भी कार्य कर रहा है। कण पर परिणामी बल क्या होगा? कण पर परिणामी बल क्या होगा? क्योंकि फोर्स जो होता है वेक्टर क्वांटिटी होता है, सदिश राशि है, एक होता है स्केलर सदिश, एक होता है वेक्टर सदिश। तो इसमें देखा जाए कोई पिंड है, अब चूंकि वेक्टर क्वांटिटी है, 4 न्यूटन उस पर लगा रहे हैं और 3 न्यूटन भी लगा रहे हैं, तो अगर लगा रहे हैं एक तरफ इधर से लगा रहे हैं, एक उधर से लगा रहे हैं वेक्टर क्वांटिटी, तो 4 और 3 लगा रहे हैं तो परिणामी तो 1 होगा। लेकिन अगर उस पिंड पर ऐसे ही बल लगाए और उधर से भी वैसे ही बल लगा दें, तो ऐसी स्थिति में 4 + 3 हो जाएगा कोई बल। तो 1 न्यूटन जो अपोजिट से लगेगा और एक ही साइड से लगेगा 7 न्यूटन होगा, तो 1 और 7 न्यूटन के बीच लगेगा, उसका परिणाम बल जो होगा 1 और 7 न्यूटन के बीच होगा, क्योंकि फोर्स ये वेक्टर क्वांटिटी सब। अगला देखिए, बहुत एक लाइन का है, बहुत आसान है। यदि किसी पिंड का द्रव्यमान, द्रव्यमान क्या होता है? किसी वस्तु की मात्रा को द्रव्यमान कहते हैं। भार किसको? तो भार एक बल होता है। भार क्या होता है? तो बल होता है। तो यदि किसी पिंड का द्रव्यमान और त्वरण दोनों दोगुना कर दिया है, एक फॉर्मूला न्यूटन सेकंड लॉ, F बराबर m, बल बराबर द्रव्यमान गुने त्वरण, मास को भी डबल कर दिया जाए और एक्सीलरेशन को भी डबल किया, तो इफ सूत्र दिया हुआ होता है F बराबर m, अगर m 1 है और एक्सीलरेशन 1 है, फाइनल आंसर इज 1, 1 में 1 से गुना कर 1 हो। तो पिंड पर लगने वाले पूर्व के मान का कितना हो जाएगा? स्वाभाविक बात है कि दोनों डबल आपको करना है। F बराबर m a, अगर 1 में 1 से गुना करेंगे तो 1 होगा, एंड द मास बिकम्स 2, 1 बिकम्स 2, एंड एक्सीलरेशन बिकम्स 2, 1 बिकम्स 2। तब 1 जब 2 हो जाएगा, 1 जब 2 हो जाएगा तो 2 में 2 से गुना करो, 4 हो जाएगा, तो 4 गुना हो जाएगा। बहुत आसान क्वेश्चन है। अब अगला जो प्रश्न है ये भी न्यूमेरिकल्स का नहीं है, कॉमन चीज है। खगोलीय मात्रक, अंग्रेजी में कहते हैं एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट, ए बड़ा और यू बड़ा। एक खगोलीय मात्रक औसत दूरी है। किसका औसत दूरी है? पृथ्वी और सूर्य के बीच की औसत दूरी। पृथ्वी, हम लोग पृथ्वी पर है जहाँ जीवन है, और सूर्य करीब 15 करोड़ किलोमीटर दूर है, तो उसके बीच की औसत दूरी को खगोलीय मात्रक कहते हैं। और कितना है भाई? तो 15 करोड़ किलोमीटर है। ये भी आपको पता है कि दूरी निकालने की इस रॉड भी थी। और प्रकाश का चाल जो है 3 लाख किलोमीटर पर सेकेंड, और सूर्य के प्रकाश को पृथ्वी पर आने में 500 सेकेंड आता है। आप गुना कर लेंगे तो आपको आ जाएगा 15 करोड़ किलोमीटर। थोड़ा सा उसमें है कम है, लेकिन एग्जैक्ट कहता है 1.495 × 10 के पावर 11 कर दिया मीटर में,
मीटर में कर दिया, किलोमीटर हो तो कोई नहीं। 15 करोड़ किलोमीटर है मोटे तौर पे जानना है। अगला देखा जाए, यदि पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण बल, पृथ्वी पर जो गुरुत्वाकर्षण बल है, बल भी भार है, गुरुत्वाकर्षण अचानक लुप्त हो जाए, जैसे भार आप निकालते W m × g होता है, तो वस्तु के भार और द्रव्यमान पर क्या प्रभाव पड़ेगा? भार W m × g होता है। अब गुरुत्वाकर्षण बल ही खत्म हो गया, एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी समाप्त हो गया। अब मास तो कभी चेंज होता नहीं है, तो किस जब लुप्त हो जाए इसका मतलब शून्य हो जाएगा, और किसी भी संख्या में अगर शून्य से गुना करेंगे तो उसका मान शून्य हो जाएगा। तो देखिए भार, वस्तु का भार तो शून्य हो जाएगा, भार निकालेगा W m × g, लेकिन उसका द्रव्यमान किसी वस्तु की मात्रा होती है, किसी वस्तु को चंद्रमा पर भी ले जाइए तो द्रव्यमान जब के तब रहता है, उसका भार बदलता है। भार तो जीरो हो गया तो शून्य हो जाएगा, भार शून्य हो जाएगा, लेकिन द्रव्यमान वही रहेगा। बहुत आसान क्वेश्चन है। एक क्वेश्चन अक्सर सूत्र पूछ दिया जाता है लोलक, पेंडुलम का। सरल लोलक के आवर्तकाल मतलब टाइम पीरियड का व्यंजक सूत्र क्या है? केवल सूत्र आपको लगा टी, आवर्तकाल टी बराबर 2π√L/g। अब इसको याद करना, टी बराबर 2π√L/g, और जी है छोटा जी, एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, जिसका मान 9.8 मीटर पर सेकंड आता है। ये तो दिया रहता है, कुछ न्यूमेरिकल्स रहते हैं, वो आप उस पर पुट करेंगे तो आप न्यूमेरिकल्स बना देंगे। आइए अगला क्वेश्चन न्यूमेरिकल्स आ गया। पृथ्वी पर 9.8 मीटर लंबे सरल लोलक का आवर्तकाल क्या होगा? अभी फार्मूला दिया गया और फॉर्मूला बैठाना आपको काम है। टी बराबर 2π√L/g। क्वेश्चन फार्मूला है गिव हूं, अब फॉर्मूला पर अपना बैठाइए। टी बराबर 2π√L/g, तो 2π 22/7 3.14 अपना कर लीजिएगा, √L/g, एंड इन द क्वेश्चन द वैल्यू ऑफ L इज 9.8। संयोग से 9.8 दिया है, ऊपर जाने वाला है। अब बटा में जी का मान भी 9.8 का, 1/1 से 1 हो गया। अब इसका रूट निकालेंगे तो भी एक ही हो जाएगा, तो कुछ नहीं है, 2 में 3.1 से गुना कर दीजिए तो 6.3 सेकेंड आएगा। ऐसा क्वेश्चन दिया रहता है जो इजीली कट जाए। सूत्र अगर आपको दिमाग में है तो आपको बनाने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। आवर्तकाल का जो व्यंजक होता है टी बराबर 2π√L/g, इसको गेट बाई हार्ट कर ले। अब अभ्यास करें, निश्चित आपको याद हो जाएगी, और याद हो जाएगी उसके बाद हल करना बहुत आसान है। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है, क्वेश्चन है, किसी स्थान पर सरल लोलक की लंबाई 1 मीटर है। क्वेश्चन, द लेंथ ऑफ सिंपल पेंडुलम गिवन 1 मीटर, और उसके दोलन